चलो, आज अंतिम टॉपिक है वैसे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो, और उसका नाम होगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पहले हम लोग थोड़ा सा ये प्रजामंडल की जो कल क्लास हुई थी उसमें हम एक लिस्ट के रूप में और देख लेते हैं कौन सा प्रजामंडल, उसकी स्थापना और उसके गठनकर्ता संस्थापक। तो सबसे पहले जैसा बात करी थी हमने जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। सबसे पहला जो स्थापित प्रजामंडल था वो जयपुर प्रजामंडल ही था 1931 में, और कपूरचंद पाटनी इसके संस्थापक थे। क्योंकि मर्द प्राय रहा इसलिए इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर रहा नहीं। फिर इसके 7 साल बाद में कमबैक होता है इसका, और 1938 में अड़ी गया फिर जयपुर, ये भी स्थापना करनी पड़ेगी। तो संस्थापक उस टाइम में जमनालाल बजाज और प्रथम अध्यक्ष इसके लंबी उम्र वाले चिरंजी लाल को बनाया गया, और प्रमुख आयुक्त था हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी हमने देखा ही है, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर बूंदी का भी 31 में हुआ। तो बूंदी खाते हैं तो चेहरे पे कांति आती है, और नित्य खानी चाहिए बूंदी डेली। तो नित्य सागर और थोड़ी सी गोपाल के भी चढ़ानी चाहिए, लड्डू गोपाल के हैं। हाँ, ब्रजसुंदर शर्मा भी। फिर मारवाड़ की है 34 में, मारवाड़ 3-4 मार, तो मारवाड़ की 3-4। एक तो छगनलाल चौपासनी वाला है संस्थापक, और एक अभेमल मेहता है, और प्रथम अध्यक्ष के भंवरलाल सराफ थे। सराफ चाहे जोधपुर जाती है, ठीक है, तो भंवरलाल सराफ। बीकानेर की स्थापना 36 में, मैंने ऐसे याद करवाया था आपको कि बीकानेर वाले क्या कि हाँ बीकानेर बॉर्डर पर है, तो 36 का आंकड़ा रहता है बीकानेर वालों का पाकिस्तान वालों के साथ में, तो 36 में होगी। और वहाँ क्या बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया पे बहुत सारी कैजुअलिटीज होती रहती है सैनिकों की, तो वेद चाहिए, तो मगाराम वेद है इंजेक्शन लगाने के लिए, और एक स्वामी गोपाल दास, और एक वकील भी चाहिए, मुकदमे होते हैं तो वकील रघुवर दयाल गोयल। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान का खतरा है, इसलिए जाके कहाँ पे करी, कोलकाता में स्थापना करी इसकी। हाँ, ये भिक्षालाल बोरा है, लक्ष्मण भी है, क्योंकि मग्गा है तो फिर मग्गे से भीख मांगते हैं भिक्षाराम। फिर मेवाड़, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, शाहपुरा, ये सारे अड़ गए एक साथ, और फिर जयपुर का पुनर्गठन भी हुआ था। तो 38 में इतने सारे हैं। कौन कौन से हैं? मेवाड़ है, भरतपुर है। ये जो मत्स्य संघ वाला है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो है मत्स्य संघ वाले, ये मत्स्य संघ वालों की सबकी कब हुई है? 38 में, साथ में शाहपुरा भी 38 में ही है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और शाहपुरा इनकी 38 में हुई है, याद रखना पड़ेगा। मेवाड़ की 38 में माणिकलाल वर्मा, और आपको पता था कि बलवंत सिंह मेहता थे, भूरेलाल भैया भी थे वहां पे। भरतपुर की 38 में हुई है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, ठाकुर देश राज, ये सारे सारे जुड़े हुए थे। अलवर की 38 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने करी है। धौलपुर की 38 में ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल इंदू द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल थे, परीक्षा में पूछता है। शाहपुरा की लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और गोकुलाल असावा, सारे शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए। करौली की 1939 में त्रिलोक चंद्र माथुर, करौली, करौली रोली माथे पे लगाते हैं, तो त्रिलोक चंद्र माथुर या त्रिलोक ये भ्रुकुटी की जगह है। और साथ में किसके लिए लगाते हैं? तो हस्बैंड की लंबी उम्र हो, चिरंजीवी हो, और मदन पाल, याद रखना। कोटा की पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि, ये हाड़ौती प्रजामंडल से जुड़े हुए नैनूराम शर्मा और अभिन हरि। और नाथुलाल जैन, तनसुखलाल मित्तल, तो कोटा में बच्चे तैयारी करने जाते हैं, तन का बहुत सुख देखते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, तनसुख, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, तनसुख कोटा से जुड़े हुए हैं। सिरोही प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है 1939 में, 1939 के सारे 1939 के ही हैं, तो एक 38 का साल, एक 1939 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 में तो ये अपना दो मत्स्य संघ वाले लगभग इनकी स्थापना हुई थी, और ये 39 में इसमें करौली, कोटा, सिरोही और किशनगढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जो कोटा, सिरोही और
सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, हम सबको पता है कि गोकुल भाई भट्ट बहुत लंबा एक मामला चला इसका। तो रामेश्वर दयाल और जवाहर मल भी है। किशनगढ़ की है कांतिलाल चौथानी, है ना। और कांतिलाल कहाँ के थे? बूंदी खाओगे तो कांति आ जाएगी। और कांतिलाल चौथानी कहाँ के हैं? किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की फोटो में हुई थी। फोटो लेने में आदमी कुशल होना चाहिए, फोटो कुशल। और भंवरलाल निगम, पन्नालाल त्रिवेदी। तो ऐसे याद रखना कि भाई भंवरे हैं जो, ये भंवरा टाइप का आदमी है, फोटो लेता रहता है, और ये कुशल है फोटो लेने में। तो फोटो फोटो। और ये भंवरा पन्नालाल त्रिवेदी। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, ये 1943 में स्थापित हुआ। भूपेंद्र त्रिवेदी हमें बताया था। त्रिवेदी, त्रिलोक चंद्र माथुर कहाँ के थे? त्रिलोक चंद्र माथुर करौली के। और भूपेंद्र त्रिवेदी कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के। धूलजी भाई है, मणिशंकर है, चिमनालाल है, ये सारे बांसवाड़ा से जुड़े हैं। डूंगरपुर की भी 44 में स्थापना हुई। 4444 डूंगर पर चढ़ना है। भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, पता आपको। प्रतापगढ़ की हुई 45 में। 45 में इधर प्रतापगढ़ की हुई और इधर जैसलमेर की हुई, उल्टा। जैसलमेर प्रतापगढ़ 45 में। डूंगरपुर 44। इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखो 43, 44, 45 डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इधर झालावाड़। तो ऐसे हम देखें, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे लाइन से ऐसे याद कर लो आप, मैप में छोड़ो। तो सबसे पहले ये 45 वाले अगर याद करें, मतलब 43 वाले याद करें, 43 में बांसवाड़ा की स्थापना हुई, 44 में हुई डूंगरपुर की, 45 में हुई प्रतापगढ़ की, और 46 में हुई झालावाड़ की, और 45 में साथ में जैसलमेर भी है। तो अब हम याद करें, डूंगरपुर का तो भोगीलाल पांडे है, प्रतापगढ़ का अमृतलाल और चुन्नीलाल, अमृत और चुन्नी याद रहेगा। और जैसलमेर में पानी बहुत खारा है, तो पानी मीठा करते उधर, तो जैसलमेर में मीठा लाल व्यास याद रख लेना। और झालावाड़ का मांगीलाल भव्य है, मांगीलाल भव्य। हाँ, झूला दे दे के मांगते हैं, तो झालावाड़ और मांगीलाल, मांगने वाले क्या देते हैं? झाला देते हैं, झाला। ये थोड़ा सा हमें भी दो। तो झाला, मांगीलाल, जैसलमेर का। अब इनके कम से कम संस्थापक तो याद करते हैं। झालावाड़ का मांगीलाल, जैसलमेर का मीठालाल। प्रतापगढ़ नया जिला बना है, तो प्रतापगढ़ भाई, अरे जिले तो बहुत सारे नए बन गए, पर अपने जब बढ़ रहे थे उस टाइम तो सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़ के बाद में सारे बने। तो प्रतापगढ़ में नया है, तो नए लोग अमृत पीते हैं और चुन्नी लगा के घूमते हैं। जो बॉयज़ हैं वो तो अमृत पियेंगे, और लड़कियां चुन्नी लगा के घूमेंगी। नया जिला बना था ना, इसलिए। तो अमृतलाल, चुन्नीलाल। डूंगरपुर को, डूंगर पे जाके भोग करना आपका। किसका भोग करेंगे, किसका सेवन करेंगे आपको पता है। कोई शराब का करेंगे, एक सिगरेट का भोग करेंगे। एक तो डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या। ये बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ, जो भूप राजा होते हैं, वो बांस बजाते हैं या बांस कटवाते हैं। तो भूप का मतलब राजा हो गया, तो बांस और भूप। कुशलगढ़ का आपको पता है कि वो भंवरा है, पूरा फोटो लेता रहता है कुशलगढ़ की। ये भंवरलाल हो गए। किशनगढ़ के कॉन्सेप्ट लग रहा है, कांतिलाल चौथानी, किशनगढ़। हाँ, चौथानी। तो याद रखना भाई, किशनगढ़ है, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट मार्बल, बहुत पूरी कांति होती है उस मार्बल में। तो किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी हो गया। सिरोही, सिरोही के सारे भाई हैं, गोकुल भाई भट्ट है। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनरी। नए नए बच्चे नैनूराम, नए नए जो नैनूराम वो कोटा जाते हैं, तो बहुत बढ़िया तैयारी करता है, वो सबसे भिन्न हो जाता है, अभिनहरी। तो नैनूराम और अभिनहरी याद रख लेना आप लोग। ये कोई ट्रिक नहीं है, और आपको पता है कि है भी नहीं, और बस याद कर लो कुछ अलग सा कि भाई बांसवाड़ा का बताया तो भूप बताया था कोई, भूप भूप तो भूपेंद्र हो गया ऐसा। डूंगरपुर पे जाके आपको डूंगर पे भोग करना, तो भोगीलाल पांड्या बता दिया। इसके अलावा आपको अगर प्रतापगढ़ का बनाया तो प्रतापगढ़ का अमृत और चुन्नी। और इसके बाद में जैसलमेर का बताया तो जैसलमेर का पानी खारा तो मीठा कर देंगे। और झालावाड़ का झाला देके मांगेंगे तो मांगीलाल भव्य हो गए, छोटा हो गए। करौली, करौली का त्रिलोक चंद्र माथुर। तो करौली का ऐसे याद गया, करौली में रोली शब्द आ रहा है। और जो त्रिलोक होता है, त्रिलोक, त्रिलोक मतलब इस भरकुटी को बोलते हैं, तीन वाली जगह एक जगह, तो त्रिलोक। तो हाँ, हाँ ऐसा भी याद कर सकते हो। तो करौली का त्रिलोक हो गया। अब देखो शाहपुरा, पूरा लाद गया, लादू, लादू का मतलब वो चीज़ मिलना।
पूरा मिला क्या? हाँ, साफ पूरा। पूरा लादू का मतलब कोई चीज मिलना, मारवाड़ी में बोलते हैं। अभय सिंह। धौलपुर का है ज्वाला प्रसाद और जोहरी लाल इंदू। तो ये धौलपुर का मतलब इसमें धोला से याद कर लो, जो ज्वाला निकलेगी वाइट वाइट निकलेगी, ऐसा याद करना कि ज्वाला, धोला और ज्वाला। अलवर का हरि नारायण शर्मा है, ठीक है। कैसे याद करोगे यार? हाँ, ये अलवर का हरि है, और अलवर का तो हरि है, और भरतपुर का किशन है, हरि किशन, ऐसे याद कर लो। अलवर, अब ये भरतपुर का जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र किशन और किशनलाल जोशी। तो एक किशन हो गया और एक हो गया हरि, बहुत बढ़िया। मेवाड़ का तो माणिक्यलाल वर्मा है, बीकानेर का वेद चाहिए, मारवाड़ का छगन लाल चौपासनी वाला, अभिमल मेहता। छगन लाल चौपासनी वाला मारवाड़ का, मारवाड़ में से छगन लाल और इस टाइप के नाम मारवाड़ में मिलते हैं, छगन लाल, ठीक है। बूंदी का, बूंदी खाओगे तो कांति आ जाएगी, कांतिलाल की चौथानी कहाँ पे चली जाएगी? किशनगढ़ में। और जयपुर का कपूरचंद पाटनी हो जाएगा। बाकी तो देखो इसका क्या है, याद करना ही पड़ता है, और आपको थोड़ी सी प्रयास करना है, याद हो जाए ऐसा करके। चाहो तो मैं एक बार और बता दूं भाई कि जयपुर की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 31 में हुई थी, 38 में पुनर्गठन हुआ था। जयपुर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, नाम ही चिरंजीव है, लोग चिरंजीवी नहीं रहते हैं, पोल्यूशन की वजह से पहले ही मरा जाते हैं। एक फिर रखते हैं कपूर की गोली पास में, ताकि बदबू नहीं है चीज़ों में। तो कपूर चंद और चिरंजी लाल लंबे टाइम तक कपड़ों को जीवित रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, चिरंजीव करने के लिए क्या रखते हैं वो लोग? कपूर रखते हैं। तो कपूर चंद पाटनी और चिरंजी लाल इसकी क्या है, चिरंजी लाल मिश्र इसके क्या है। और ये जमुनालाल जो बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, ये तो वहीं से जुड़े हुए हैं, जयपुर से ही, इसलिए इनका तो दिक्कत नहीं है। वो सीधा पूछता कपूर चंद पाटनी का पूछ लेता है, और एक चिरंजी लाल मिश्र का पूछ लेता है। तो जयपुर में पोल्यूशन ज़्यादा है, लोग जल्दी मर जाएंगे पोल्यूशन की वजह से, तो क्या करें? चिरंजी लाल और कपूर चंद पाटनी। बूंदी खाओगे तो कांति आ जाएगा, 31 में है तो जयपुर और बूंदी, कांतिलाल। नित्यानंद याद रखना है, और गोपाल लाल जोशी याद रखना है। तो गोपाल और भी जगा सकता है, पर जोशी है, पंडित जी है, इनको बूंदी रोज खिलानी पड़ेगी। तो गोपाल जोशी हो गए, नित्यानंद बूंदी खाएंगे, और बूंदी खाएंगे तो बूंदी खाएंगे तो कांति आ जाएगी। फिर याद रखना मारवाड़ की, मारवाड़ छगन लाल चौपासनी वाला और अभेमल मेहता। भाई अगर कोई मारता तो उसको तो कोई भय रहता ही नहीं है किसी का, तो मारवाड़ को तो अभय हो गया, अभेमल मेहता। वो किसी को मारेगा तो उसको क्या भय रहेगा। और एक याद रखने, छगन लाल टाइप का आदमी है, नाम छगन लाल, कहाँ पे मिलता है? ये मारवाड़ में मिलता है। भंवरलाल सराफ आपको बताया था, भंवरलाल निगम नहीं है, भंवरलाल सराफ है। तो याद रखना कि जोधपुर वाले, एक सराफ की चाय आती है, और जोधपुर वाले यहाँ से चाय लेके जाते हैं, जोधपुर ट्रांसफर करते हैं। भंवरलाल सराफ। बीकानेर में तो वेद चाहिए, मगाराम वेद है, मगाराम वेद है। स्वामी गोपाल दास, देखो गोपाल दास जोशी अलग है, गोपाल दास जोशी को तो क्या खिलानी पड़ेगी आपको? बूंदी खिलानी पड़ेगी। स्वामी गोपाल दास है और वकील रघुवर दयाल है, तो स्वामी तो बीकानेर में मिलेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, तीनों आपके याद होंगे, याद कर लो। ऐसे याद कर लो कि मेवाड़ का तो एम माणिक्यलाल वर्मा है, पंचुड़ा गीत वाले वो, और बलवंत सिंह मेहता का संबंध ही उधर से है, मेवाड़ से ही है। और ये जो भूरेलाल भैया है, ये भील भूरेलाल, ऐसे याद कर लो, मेवाड़ से जुड़े हुए हैं भूरेलाल। और भरतपुर प्रजामंडल की जुगल किशोर चतुर्वेदी, आदित्येंद्र किशन और किशनलाल जोशी। आदित्येंद्र और किशनलाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि जोड़ा, तो भरतपुर अलवर जोड़े में रहते हैं, तो भरतपुर का जुगल हो गया जोड़ा। और हाँ, जुगल और किशोर, जुगल किशोर तो हो ही गया, और किशनलाल जोशी याद रखना। तो जुगल और किशन जोड़े में रहते हैं, जुगल किशोर किशनलाल। गोपीलाल यादव, ये तो बहुत कॉमन सा नाम है, अगर आपने पहली बार पढ़ा तो बताने, बाकी गोपीलाल यादव का नाम भरतपुर से याद कर लेते कि गोपीलाल यादव भरतपुर से जुड़े हुए, क्योंकि भरतपुर वैसे भी देखो इसमें जो नाम है ना, ये सारे के सारे लगभग आपको दो चार नाम मिलेंगे, कृष्ण जी से जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि भरतपुर में कृष्ण जी का उधर वो ज्यादा बर क्षेत्र की वजह से हो गया। तो इधर देखो यादव वैसे भी भरतपुर में ही है, करौली भरतपुर में। तो गोपीलाल यादव, गोपियों का यादव, भरतपुर। अलवर का हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी, अब ये दो चीज याद कर लेना।
और धौलपुर का ज्वाला और जोरी बताया था आपको। ज्वाला का काम जोरी को ही पड़ता है। जोरी जब भी कोई काम करता है, आभूषण बनाता है, तो ज्वाला लगाता है। और वो ज्वाला कैसी वाइट वाइट दिखती है, धोली धोली दिखती है। और मूली भी कैसी होती है, धोली होती है। तो मूलचंद भी धौलपुर से हैं। पर इधर ये काला हो गया पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। तो धोला काला किधर से, धौलपुर से है भाई। और लाल्या कालिया कहाँ से संबंध रखता है, अजमेर। लाल्या कालिया का मेला भरता है अजमेर में 250 साल में एक बार, 300 साल में, 350 साल में एक बार। अपन थोड़े देख पाएंगे उसको। पूरा का है लादूराम, पूरा मिला, पूरा लादा। हाँ, अब अभय नहीं, एक ही अभय सिंह। और कहाँ पे आया था तो अभय सिंह का, मारेगा तो उसको कोई भय नहीं रहेगा। तो ये मारवाड़ का देखेंगे तो मारवाड़ में अभय मल आएगा। और ये अभय सिंह शाहपुरा में है। और एक रमेश चंद्र ओझा, रमेश जी तो ऐसे भी पूरे रमेश चंद्र ओझा साहब भी होते हैं। गोकुलाल असावा का संबंध कहाँ से है, शाहपुरा से। करौली का त्रिलोक बता दिया, कोटा का नैनूराम और अभिनहरी, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, किशनगढ़ का कांतिलाल चौथानी। और कांतिलाल वैसे बूंदी से। कुशलगढ़ भंवरा होता है, कुशल होता है। बांसवाड़ा का भूपेंद्र, डूंगरपुर का भोग, प्रतापगढ़ का अमृत चुन्नी। और जैसलमेर का मीठा, झालावाड़ झाला मार मार के मांगते हैं। ये हो गया आपका भाई प्रजामंडल वाला। डिटेल तो वैसे पढ़ लिया, ये बेसिक चीज़ और है। क्लास को रोक ले एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब आप क्लास को चाहे पॉज कर लें, आप लिखना चाहें तो इसे लिख लें। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, कि आपको और भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ है ये इसी क्लास के नीचे आपको मिल जाएगी, अगर ये चाहिए आपको तो। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सारा आपने कर ही लिया, पर फिर भी अगर चाहिए शायद मिल जाएगी। और खुद से अगर कोई ट्रिक व्रिक आपकी और बनी है तो ये ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा अपने को, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता कुछ भी। ये मैं साइड में जाता हूँ, इस पेज को रोक लो, देख लो। अब इस पेज को रोक के देख लो, चलते हैं आगे। अब हम अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, देखते हैं। चलो भाई, ये शुरू करेंगे अपन राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। ठीक है, देखो 1946 में जब ये स्पष्ट ध्यान से सुनना है ना। 1946 में जब ये स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि भारत की स्वतंत्रता अब ज्यादा दूर नहीं है। ये दिन आज तो अच्छा लग रहा, पर उस टाइम तो लोग अंधेरे में थे ही, अब आजाद होंगे। 46 में अब लग रहा था कि जल्दी मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, 47 में मिल गई। तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लग गया। इसमें राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। 19 हम क्या पढ़ेंगे, 19 हम पढ़ेंगे रियासतों के बारे में, और साथ में अपन पढ़ेंगे ठिकाने के बारे में। और मतलब 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने है ना, 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकानों के नाम आपको याद है क्या, कौन कौन से हैं? नीमराणा है, लावा है और कुशलगढ़ है, याद रहेगा। अजमेर मेरवाड़ा यूनियन टेरिटरी था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इस विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत करने में योगदान दिया। एक स्टोरी हम देखेंगे। सर्वप्रथम मेवा, अब एक पूरी अच्छी सी स्टोरी देखिए, इसको याद करेंगे तो हम रट लेते हैं कि मत्स्य की स्थापना कब हुई, उसकी राजधानी कहाँ थी, उसका राज प्रमुख कौन था, उद्घाटन किसने किया, इनकम कितनी थी उसकी। पर इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड भी स्टोरी है,
वो हमें जाननी है, और वो ये है कि सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून वैसे बहुत खतरनाक है अपने भारत के इतिहास में, आपातकाल लगा था इसने। 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया कि यूनियन बना लेते हैं। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। इसमें महाराजा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराजा की योजना विचार करने का वादा किया और वादे पूरे नहीं होते। महाराणा को अपने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने की धुन बन रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाया तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि पहले में वादा कर लिया था और वादे कभी पूरे नहीं होते। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसने एक राजस्थान को इंटीग्रेट या यूनियन का सबसे पहले प्रस्ताव कौन से महाराणा का था, तो ये मेवाड़ महाराणा का था। इस पूरी स्लाइड से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई बहुत अगर अतरंगी टाइप का सवाल पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से महाराणा ने इसकी शुरुआत करी थी। तो महाराणा उस टाइम सीधा सा अपने को पता है महाराणा भूपाल सिंह ही थे। और भूपाल सिंह ने ये किस राज्य के राजस्थान के राजाओं को बुलाया, गुजरात के और मालवा के, मतलब राजस्थान और पड़ोसी राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया। ये बात है 46 की। और इसके एक साल बाद लगभग 47 में दोबारा से बुलाया। और भूपाल सिंह ने अपना एक एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे अपॉइंट किया, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इससे फैक्ट आएगा तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। एग्जामिनर को अगर ये पैराग्राफ सामने है तो 2 सवाल बना सकता है कि सबसे पहले राजस्थान एक संघ बनाने का किसके दिमाग का विचार था, तो भूपाल सिंह का। भूपाल सिंह ने ये यूनियन के लिए सम्मेलन कब बुलाया, तो हम याद रखिए 46 में बुलाया था जून के आसपास। अगला सम्मेलन 47 में बुलाया। और उन्होंने केवल राजस्थान के राजाओं को आमंत्रित किया क्या, नहीं, यहाँ पे गुजरात और मालवा के भी 22 याद नहीं रखना है, पर हाँ बहुत सारे राजाओं को बुलाया, 20-22 राजा आए हैं इसमें। और KM मुंशी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और 47 में दोबारा से उदयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। कुछ खास परिणाम नहीं निकला, हो गया पूरा। अब देखो ये तो हो गई उदयपुर की बात की, उदयपुर ने क्या प्रयास किया, तो परीक्षा में आए तब मेवाड़ ने। अब बात करते जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान, अब ये ध्यान रखना, तो उदयपुर के भूपाल सिंह और जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर VT कृष्णाचार्य पूछता है M पणिकर कहाँ के थे, बीकानेर की पन्नी, पणिकर बीकानेर के, K मुंशी मेवाड़ के, और VT कृष्णाचार्य जयपुर, ये संविधान सभा में भी थे, ये हमें याद करना पड़ेगा। VT कृष्णाचार्य ने प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय का आयुक्त पास रहे। उन्होंने सम्मेलन में यह भी कहा कि यदि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल ये है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती हैं, पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाएं, परंतु सम्मेलन में बिना कोई निर्णय पहुंचे समाप्त हो गया। तो कौन सी 2 रियासतों ने, इन्हीं रियासतों को सबसे ज्यादा ये था कि हम खत्म नहीं हो जाए कहीं, तो एक तो मेवाड़ वाली और एक जयपुर वाली, इन्होंने प्रयास किया संघ बनाने का। इसमें कुछ ऐसा डिटेल नहीं है जो हमें परीक्षा में पूछे। 2 चीजें काम किए, एक ये VT कृष्णाचार्य कहाँ से जुड़े हुए थे, जयपुर से, और एक महाराणा उस टाइम में मान सिंह थे, ऊपर भूपाल सिंह थे और उनके KM मुंशी एडवाइजर थे। और उसमें तो 2 बार सम्मेलन में बुलाया गया, कई सारे राजा आए भी, इसका परिणाम। अब बात करते हैं मत्स्य संघ का निर्माण। मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्यों नाम रखा गया इसका, क्या पता भाई क्यों रखा गया होगा, मछली तड़पती है ना बिना पानी के। हाँ, सुझाव तो KM मुंशी ने दिया, इसका नाम रखो कि मत्स्य संघ रखो। मत्स्य संघ उस टाइम की बात है, तब से मत्स्य ही बोला जाने लगा इस क्षेत्र को, क्योंकि इस क्षेत्र में हो सकता है कोई पानी वानी और बहुत ज्यादा मछलियां, पता नहीं यार, मीन मकर पुराण कुछ। हाँ
देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतों में इन दंगों से नहीं बच सकी, क्योंकि अलवर और भरतपुर में दंगे क्यों, यहाँ मेव मुस्लिम ज्यादा हैं, तो इसलिए सांप्रदायिक दंगे होना स्वाभाविक था। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में भी दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। उसी टाइम गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी, तो वो यहाँ एक प्रशासक NB खरे को लगा रखा था भारत सरकार ने अलवर का। इस स्टोरी को समझेंगे तो आपको मत्स्य संग्रह याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एकीकरण, भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अलवर से स्टोरी शुरू होती है। राजस्थान के एकीकरण में अगर कभी आपको सवाल पूछे मेंस में, इंटरव्यू में, या आप कोई और परीक्षा दे रहे, कोई सब इंस्पेक्टर में, EORO में, कुछ भी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, ये बताओ कि सबसे पहले अलवर से इसकी शुरुआत क्यों होती है मत्स्य संघ की, आप मत्स्य संघ पहले बनाएंगे। इसका एक रीजन ये भी तो है कि उस टाइम सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, तो अलवर को तुरंत कंट्रोल में लेना भारत सरकार के लिए जरूरी हो गया था। अलवर को क्यों, क्योंकि अलवर में 2 रीजन थे। पहली बात तो मुस्लिम तो भरतपुर में भी रह रहे थे, अलवर में भी रह रहे थे, पर अलवर के जो महाराजा थे और उनका नाम था उस टाइम में तेज सिंह और NB खरे था वहाँ का राज्यपाल, ऐसा समझ लो कि मतलब प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब ये कहा गया कि NB खरे का भी वहाँ हाथ है, ऐसा अफवाहें थी, और तेज सिंह का भी हाथ है। अब तेज सिंह और इनका हाथ है, तो फिर उनको नजरबंद दिल्ली में कर दिया और अलवर को कंट्रोल में ले लिया भारत सरकार ने। अलवर की स्टोरी पूरी हो गई। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होने की स्थिति में भारत सरकार इस निर्णय पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हो रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहे हैं दंगों को, भरतपुर वाले भी। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया कि मेरे से बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये अलवर और ये भरतपुर, ये दोनों के दोनों कंट्रोल किसके पास चले गए, भारत सरकार के पास चले गए। बात समझ में आ गई। और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रीजन मिलकर मत्स्य संघ बनता है। और यहीं पे एक ठिकाना होता था जिसका नाम है नीमराणा ठिकाना, जो अलवर में था। अपने नीमू चढ़ा त्याकांड पढ़ा है, नीमराणा ठिकाना याद रखेंगे। अलवर और भरतपुर में से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक स्टेट बनाए रखने की योग्य नहीं थी। भारत सरकार ने तय किया था उनकी जनसंख्या, उनकी आय के स्रोत, हाँ 10 लाख फिक्स किया था क्या, कि भाई इससे कम जिन्स की रेवेन्यू वगैरह है वो स्वतंत्र नहीं रहेगी, वो किसी पास वाले में उसको मिलना पड़ेगा। अब देखिए, रियासतें भारत सरकार द्वारा मापदंड के अनुसार अस्तित्व में, इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। अब इनको लगा कि हम भाई अकेले, अलवर अकेला, भरतपुर अकेला, धौलपुर अकेला, करौली रह ही नहीं पाएंगे, तो इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण कर लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गोडगिल ने 17 मार्च 1948 को कर दिया। उद्घाटन कब हुआ, 17 मार्च 1948। किसने किया, NB गोडगिल। संघ के राज प्रमुख अब किसको बनाए, राज प्रमुख महाराजा धौलपुर को और उप राज प्रमुख महाराजा करौली को। अलवर प्रजाओं के प्रमुख नेता शोभाराम कुमार मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री होंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब रटना नहीं पड़ेगा। अलवर, भरतपुर, अलवर के राजा को सबसे बड़ी रियासतों से अलवर थी देखा जाए तो। अलवर वाला वहां खुद उनको जेल में डाल रखा है, मतलब नजरबंद कर रखा है। भरतपुर का इमेज वैसे ही उन्होंने खराब कर ली, इन्होंने भरतपुर के राजा ने खराब कर ली कि वो दंगे रोक पाने में सर्वथा निकम्मा। तो अलवर भरतपुर तो हट गई साइड से। अब बचा धौलपुर और करौली। अब धौलपुर और जो करौली है, इनमें जो धौलपुर है उसका थोड़ा वर्चस्व ज्यादा है। तो धौलपुर के उस टाइम में राजा थे उदय भान सिंह। उदय भान सिंह, इन उदय भान सिंह को क्या बना दिया वहां का राज प्रमुख। करौली वाला काम मुझे क्या दोगे, तो आपको उपराज प्रमुख। हाँ, और करौली का था गणेश पाल सिंह, गणेश पाल, कि आप गणेश खाओ उपराज प्रमुख हो, गणेश पाल। अब ध्यान से देखिए, अलवर में उस टाइम में भयंकर दंगे भड़के हुए हैं, तो अब उद्घाटन अलवर में नहीं हो सकता इसका, तो कहाँ पे उद्घाटन करना पड़ा इनको, भरतपुर के लोहागढ़ किले में उद्घाटन करना पड़ा। समझ में आ गई बात है। अब अलवर के जो
नेता शोभाराम कुमावत हैं, चूंकि शोभाराम कुमावत उस टाइम प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, एक अच्छे नेता थे, तो शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया। तो अलवर को भी कुछ तो दिया, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अभी आपको याद हो जाएगा सारा। अलवर, भरतपुर, करौली, इसको नीचे से चलते हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से। देखो इधर धौलपुर, धौलपुर वाले को क्या बनाया, उदय भान सिंह, ये राज प्रमुख बने। नीचे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। करौली वाले को क्या बनाया, उपराज प्रमुख। भरतपुर का क्या किया, कुछ किया नहीं, भरतपुर का केवल उद्घाटन कर दिया भरतपुर में। और अलवर का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। समझ में आ गया क्या? तो ये चारों से याद कर लो कि धौलपुर को राज प्रमुख मिला, करौली को उपराज प्रमुख मिला, भरतपुर को में उद्घाटन मिला, और अलवर में प्रधानमंत्री मिला। याद रह जाएगा, क्योंकि अब कंफ्यूजन होना ही नहीं परीक्षा में कि अलवर वाले तो अलवर और भरतपुर वाले को खुद वो टाई रखा था, सरकार उस पर खार खाए बैठी थी, तो बस हो गया। उद्घाटन के लिए बुलाएंगे किसको? अब ये रियासत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब कि आएंगे तो सारे उद्घाटन करने वाले संघ में बाहर से ही, तो बाहर से एक व्यक्ति बुलाया, मतलब भारत सरकार का। नाम था उनका गोड गिल, कि भगवान के भरोसे ही है गोड गिल। गोड गिल ऐसे एक ट्रिक भी लगाते हैं, गोड गिल चाचा पटेल। हाँ, गोड गिल चाचा पटेल। ट्रिक की वैसे आपको देखना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत इस पे, क्योंकि इसमें को चीजें याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इनके ये राज प्रमुख अब याद थोड़ा सा कर लेना। धौलपुर के उदय भान सिंह थे, करौली के गणेश पाल, उद्घाटन करता, ये उद्घाटन भरतपुर में होगा, उद्घाटन करता गोडगिल ने कर दिया। और प्रधानमंत्री का पद इनको शोभा दे रहा था, तो शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाँ, भरतपुर का उस टाइम शासक ब्रजेंद्र सिंह। हाँ, ब्रजेंद्र सिंह। याद हो गया क्या इतना? अब आगे बढ़ते हैं, फिर आप अपन ट्रिक भी लगा लेंगे, पर पहले एक बार कॉन्सेप्ट तो देखें। अब आगे चलते हैं। ये हो गया पूरा मत्स्य संघ। तो फिर इनकी आय कितनी थी, क्या था, कब खा, इसका डेट क्या, सब याद करेंगे भी एक बार। अच्छा कर लेते हैं। इनकी आय कितनी थी ये याद रख लो, आप यहीं पे लिख देता हूँ इस मत्स्य संघ, ताकि दोबारा से पढ़ने। इसकी 184, मतलब 1,84,00,000 इनकी वार्षिक आय थी। एक काम करेंगे, इस मत्स्य संघ को पूरा ही एक बार आप याद कर लेंगे साथ में, ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं रहे। चलो हम लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आराम से एक बार देख लो आप। तो पहले अपन ने इसकी देख ली, देखो ये डेट। अब ये 2 क्यों लिखी है? 2 इसलिए लिखी है भाई, कुछ किताबों में तो लिखा हुआ है 17, और ऑथेंटिक जो बुक है उसमें कितना लिखा हुआ है 18। तो ये दोनों आप लोग ऐसे याद कर लेना है, 17 और 18 मार्च याद कर लेना। एक चीज याद रखना कि ये जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ 18 मार्च को, ये इस किताब में लिखा हो। तो उद्घाटन 18 मार्च को, बस याद रखना। ये डेट दोनों लिखे हैं आपको परीक्षा में, दोनों देखा नहीं आप, तो क्यों कंफ्यूजन में हो रहे। ये तो हो गया इसका डेट। अब याद करते हैं इसका डेट के बाद में हम लोग याद करेंगे इसका क्या क्या शामिल था, राइट। और इसका जो नाम रखा गया, नाम वो रखा गया KM मुंशी ने। क्या KM मुंशी ने कहा कि इसका नाम क्या रखो, मत्स्य संघ रखो। ये मत्स्य संघ हो गया।
इसके बाद में अब इसमें जिले कितने थे भाई, कौन रियासतें, जिले लिखना ठीक नहीं बात है, रियासतें। तो रियासतें बताओ भाई कितनी थी, 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, भरतपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर, याद रखना धौलपुर। और एक इसमें ठिकाना था, जो कि कौन सा ठिकाना था, नीम राना ठिकाना, नीम राना, ये हो गया इसका ठिकाना। ठीक बात है। अब हम देखो उद्घाटन मतलब नाम हो गया डेट के हिसाब से, इसके बाद में इसका नाम किसने रखा, वो हो गया रियासत। इसकी कोई राजधानी वगैरह भी बनाई गई थी क्या, तो हिसाब से देखा जाए तो राजधानी, राजाओं की तो गलती थी, रियासत की कोई गलती थोड़ी थी, राजा और उनके ऊपर आरोप थे। तो इसकी राजधानी कहाँ पे बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे हम अलवर को। तो इसकी राजधानी कैपिटल, राजधानी रखेंगे हम अलवर को, अलवर। ठीक है। अब राजधानी है तो राजधानी में हम, प्रधानमंत्री राजधानी में बैठता है, तो अलवर राजधानी है तो अलवर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो PM इसका जो बनाया गया प्रधानमंत्री, वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया, अलवर का था शोभाराम कुमावत। अच्छा एक चीज और यहीं पे छूट गई कि जो उद्घाटन किया, वो उद्घाटनकर्ता का नाम भी लिख देते हैं, और उनका नाम था गौडगिल, भगवान के भरोसे पहली गौडगिल। क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान मीन पुराण मत्स्य पुराण, तो मीन मत्स्य का गौड हो गया, तो NV गौडगिल हो गए। हाँ, नरहरि विष्णु गौडगिल। इसके बाद याद करते हैं आगे, ये भारत सरकार के मंत्री थे, खनिज और विद्युत, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभाल रहे थे नरहरि विष्णु गौडगिल, भारत सरकार के मंत्री। इनको भेजा कि जाओ आप उद्घाटन करके आओ। ठीक है, बड़े आदमी थे। 2 घंटे तक उद्घाटन किया, 41 मिनट तक भाषण दिया, 1341 वर्ड बोले इन्होंने, क्या बात है। चलिए बहुत है इतना ना गौडगिल। इसके बाद में अगली बात याद करते हैं, इसके बाद ये मत्स्य संघ हो गया। सबसे पहले इसका उद्घाटन हमने डेट देख ली, मार्च 18 मार्च की बात, ऐसा याद कर लिया। नाम के मुंशी के सुझाव पर 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और इसकी राजधानी यहाँ पे रखी गई। अब इन रियासतों को ऐसे लिख लें तो कि इसके देखो ऐसे अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर। अभी याद हो जाएगा पूरा, एक तो याद करते हैं धौलपुर। अब देखिए नीचे से चलते हैं, तो धौलपुर वाले को क्या बना दिया यहाँ पे, राज प्रमुख। तो धौलपुर के जो शासक थे इनका नाम था उदय भान सिंह, उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख, याद हो गया। करौली वाले को बनाया उपराज प्रमुख, जिनका नाम था गणेश पाल, इनको बनाया उपराज प्रमुख। भरतपुर में करवाया उद्घाटन, और भरतपुर का कौन सा किला है, लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ के किले में इसका उद्घाटन हुआ। ऐसे याद रखना बस कि भाई अलवर में दंगे वंगे भड़के हुए थे, और अलवर को बना दिया राजधानी, सबको एक एक कुछ दे दिया, राइट, राजधानी। और राजधानी में कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री। तो शोभाराम को यहीं पे प्रधानमंत्री, शोभाराम को इसका प्रधानमंत्री बना दिया, याद हो गया। अब कुछ एडिशनल फैक्ट और देख लेते हैं इसका। 2 चीजें और देख लेते हैं इसका, 3 चीजें। एक इसका क्षेत्रफल कितना था, एक इसकी जनसंख्या कितनी थी, और एक इसकी आय कितनी थी, राइट। तो देखो क्षेत्रफल इसका था
ये अपना मत्स्य संघ आपको ये एडिशनल फैक्ट है, इसका क्षेत्रफल था 7,589 वर्ग मील। ये आपको कुछ जगह अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि अगर इस वर्ग मील को अपन किलोमीटर के हिसाब से बदलें तो ये संख्या ओबीसी बात है कि ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लगभग 12,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ग मील में 1 पॉइंट मतलब 1600 मीटर होते हैं एक मील में, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। जनसंख्या इसकी थी 18,37,994, 18 लाख लोग रह रहे थे उस टाइम में मत्स्य संघ में। और इसकी आय, ये 18 का ही आंकड़ा है, 1.84 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ 84 लाख, ज़्यादा बता दिया, ये इसकी आय थी। मेरे हिसाब से अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मत्स्य संघ को लेकर, कि अब भाई एक इमेज बनानी है कि उस टाइम में भाई जनवरी में गांधी जी की हत्या हो गई थी 30 मार्च की, हाँ। और फिर लास्ट में एक चार्ट से आपको और बता दूंगा मैं चीज़ें। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, तो फिर फरवरी मार्च में इधर दंगे भड़कने शुरू हो गए। फिर 18 मार्च की डेट, ये किताब में 17 और 18 दोनों लिखी हुई, उद्घाटन की डेट 18 मार्च लिखी हुई है, वैसे 17 मार्च लिखा आपने पढ़ा होगा, ठीक है? हाँ हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट रीज़न तो ही कि असल में डेट जो फिक्स करी थी गोडगिल साहब को, तो कब आना था? 17 मार्च को ही आना था कि आप जाके उद्घाटन करके आओ। पर इधर फिर वो दंगे भड़के हुए थे, फिर ये भरतपुर वाले शासक कुछ और ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि भाई जाट झंडा खतरे में है, तो फिर मामला सेटल करके फिर अगले दिन इसका उद्घाटन ऐसा करना पड़ा। ठीक है, हाँ। और कौन थे उस टाइम भरतपुर के शासक? ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि जाट झंडा खतरे में है, तो ऐसा करके फिर ये 17-18 दोनों मिलते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपनी किताब के ऊपर। ये अब आ जाओ राजस्थान संघ। तो पहले मत्स्य संघ और उसके बाद में राजस्थान संघ। अब इसको आराम से पढ़ते हैं। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को, कब की बात है? 3 मार्च 1948। वो डेट कितनी थी? ठीक है, 17-18 मार्च 1948। तो ये 3 मार्च कैसे आ गया? आगे आएगी स्टोरी, शुरू हुई है अभी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक एक निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। कब दिया है? 3 मार्च को। इसके एक ट्रिक भी बताते ना, पता नहीं बाबू झाड़ू की ठोकर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मानचित्र से हो जाएगा यार ये। हाँ, क्या पता प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो, झाड़ू ठोकर, ये थोड़ा सा जरूरत नहीं है उसकी, हम इसको आराम से याद कर लेंगे। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने। मुद्दा यहीं पे देखो, तो इन्होंने प्रश्न तैयार कर दी, अगली ये मेवाड़ पक्की आ जाएगी, है ना। ये इधर वाली जो रियासतें थी कौन कौन सी देखो? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये रियासतें शामिल होना चाह रही थी किसमें? इनका एक संघ बनना चाहता था। बात इनकी एक ही अटकी हुई थी, बस उदयपुर और आ जाए। उदयपुर ने कहा हम इस बार आपके साथ नहीं आएंगे, अगली बार जब पक्का आ जाएंगे। तो अब देख लो, राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। मैं इतने लोगों के साथ नहीं आऊँगा भाई, आऊँगा तो अकेला आऊँगा गाजे बाजे के साथ में। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया कि हो जाओ शामिल अपने भी, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के संघ बन गया, जिसका नाम था राजस्थान संघ। देखो, राजस्थान संघ में वो बात थोड़ी आ रही है कि मेवाड़ साथ में, मेवाड़ का उस टाइम में अलग एक स्टेटस था। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों को कोविनेट का मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, देखो ये चंद्रवीर सिंह की अलग ही कहानी है। चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा भाई, विलय पत्र पर साइन करते टाइम थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर लास्ट में कहा कि भाई सब ने कर दिया, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। डेथ वारंट मृत्यु का पत्र, जिस पर जज साहब करके फिर पेन तोड़ देते हैं, इख्तिहार, कि मैं अपने डेथ वारंट पर। यह कथन पूछता है कि कौन से शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर
हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब इन्होंने बैकग्राउंड तो तैयार कर ही दिया कि राजस्थान संघ में मेवाड़ नहीं आया था, तो अब अपने आप मेवाड़ आएगा तो एक चरण अपने आप बन जाएगा। तो पहला चरण समझ में आ गया, मत्स्य संघ। अब हम दूसरे चरण को स्टोरी के रूप में लिख लेते हैं। चलो, पच्चीस मार्च 1948। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई लाखों वर्ष का या हजारों वर्ष का या 100-2 साल का टाइम लगेगा। वो 5-5, 7-7 दिन के पीरियड में काम होते गए। कितने चरणों में एकीकरण हुआ, क्या क्या हुआ, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो किताब में आ रहा उसको ले रहे। अंतिम में तो अपन समराइज कर ही लेंगे सारा एक सारणी के माध्यम से, कितने चरणों में हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे वो सारी। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बना। ठीक है। और राजस्थान जो वर्ड है वो पहली बार राजस्थान शब्द यूज हुआ। राजस्थान के लिए नाम था राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ में बहुत सारी रियासतें शामिल हो गई, मतलब लगभग मान के चलो कि लगभग सारी शामिल हो गई। एक को बाद में तो इंटरनल चेंज होते रहेंगे। 9 इसमें शामिल थी राजस्थान संघ में, 9 रियासतें। इनके नाम देखो भी लिखते हैं। ये 2 क्या लिखा है, ये 2 ठिकाने थे वहां पे, तो 9 रियासतें और 2 ठिकाने। अब इसका मतलब ठिकाने तो भी पूरे हो जाएंगे। टोटल कितने ठिकाने थे, 3। तो एक पहले में शामिल हो गया और 2 दूसरे में शामिल हो गया। अब ये 9 की 9 रियासतों के नाम अपन जोड़े में याद करते हैं। पहले नीचे से लिख लिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है देखो डूंगरपुर को लिखते हैं। फिर अपन लिखेंगे प्रतापगढ़ को। ये 3 तो हो गए साथ में, प्रतापगढ़। तो ये एक जोड़ा हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा उसके साइड में। अब लिखेंगे झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 12 नाम की कोई चीज ही नहीं थी, याद रख लो। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों हैं हाड़ौती के। तो ये हो गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। साथ ही लिख दो, कोटा, बूंदी और 12 नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो झालावाड़ हो गया। तो कितने हो गए, 3 और 3 6। अब 3 और बचे हैं। 3 थोड़े बिखरे से हैं, तो अब इतने शामिल हो गए। तो अब हम 3 और याद कर लेते। तो 3 दिन के जोड़े में याद करें तो कोई आपको झाड़ू वाड़ू ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है अपना जिसका नाम है टोंक। ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ऐसा, टोंक। उसके बाद में किशनगढ़, और उसके बाद में शाहपुरा। हो गया पूरा में पूरा 9 हो गए और 2 ठिकाने और हैं। कुशलगढ़। अब बांसवाड़ा आ गया तो ये कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ है, तो बांसवाड़ा आ गया तो कुशलगढ़ अपने आप आ गया। कुशलगढ़। और टोंक आ गया तो लावा अपने आप आ गया, तो टोंक लावा। याद रह जाएगा क्या? देखो 3-3 के जोड़े में याद करो भाई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 नाम की कोई चीज नहीं थी। और फिर टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। राजस्थान में जो 2-2 नाम वाले जो जिले हैं, जैसे कोटा है, जैसे टोंक है, जैसे बूंदी है, ये सारे दूसरे में ही आ गए। 2 नामों वाले, कंफ्यूजन अगर आपको हो तो। और इसको पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान का लगभग पूर्वी हिस्सा इसमें आ गया था, इसलिए इसको पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं। हो गया। तो अब यहां तक अपने याद रह जाएगा। देखो एक चीज और, हाँ इधर तो ये किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। अपन इससे कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। इसमें द्वितीय चरण का नाम लिखा, संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान अथवा राजस्थान संघ भी लिखा हुआ है। ठीक है।
तो पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण आएगा? अगला चरण। तो द्वितीय चरण का नाम क्या हो गया? पूर्वी राजस्थान, दूसरा राजस्थान संघ। अब देखो, हाँ अब देखो कोटा, अब याद करते वही अपना, तो कोटा, बूंदी, टोंक, राजस्थान में दो दो नाम वाले, कंफ्यूजन होता है परीक्षा में, जोड़ा देता है कौन सा द्वितीय चरण में शामिल नहीं था। तो दो नाम वाले जो है ना, और तो कोई दो नाम का जिला थोड़ी है, यही है। तो ये जो दो नाम वाले सारे सारे हैं, तो 12, तो 12 भी मान के चलो कि कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ सारे आ गए, 12 है नहीं वैसे, इसलिए तो इसलिए दो नाम वाले दूसरे में शामिल हो गए। अब अगर इसको देखें आप पूरे को, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रियासत लग रही है आपको? कोटा सबसे बड़ी। उसके बाद किसका नंबर लग रहा है? कोटा आएगा तो बूंदी वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? तो बूंदी। इसकी राजधानी क्या समझ में आती है आपको? भाई सेंटर में कोटा को रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे में दो नाम वाला कोटा। तो ये तो हो गए इसका 25 मार्च 1948 को। अब ये बताओ इसका उद्घाटन किससे करवाएं? तो गोडगिल आए तो यही यहाँ 17-18 तारीख को तो यहाँ थे ही, 5-4 दिन और रुक जाओ, इसका उद्घाटन भी आप करके चले जाओ, थोड़ा घूम लो आप सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, सज्जनगढ़, ये देख लो। तो ये इनको दिखा दिया तो 25 मार्च को उद्घाटन कहाँ करवाएं? अब कौन सी जगह इनका उद्घाटन कराएं? उद्घाटन की जगह यही उद्घाटन की जगह है। इसका तो एक ही सेंटर पॉइंट है ये वाला, कि यहाँ सब कुछ यहीं पे करवाएंगे हम। इसमें कोटा में करवाएंगे ऐसा। ये थोड़ा छोटा है ना, देख लेना। कोटा में क्या करवाना पड़ेगा? उद्घाटन करवाना पड़ेगा इसका। कोटा के अब उद्घाटन करवाएंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी अपना पद, उन्होंने अपना पद ले लिया। फिर और उपराज प्रमुख किसको बनाए? अब तो कोटा वाले आए तो कोटा और बूंदी में क्लेश था, तो कोटा वाले थोड़े सीनियर थे तो उनको तो बना दिया राज प्रमुख, और बूंदी वाले को बना दिया उपराज प्रमुख। देखो इसको ऐसा देखते हैं। अब ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले कहने लगे कि हमें भी तो कुछ तो दो, ये सारा का सारा इन्हीं को दे रहे, तो इसकी अभी देख लेते। देखो इसका राज प्रमुख कौन बनेगा? तो उद्घाटन आपने बता दिया 25 मार्च को ये उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोडगिल ही थे, गोडगिल। ठीक है, अब हम देखते हैं राज प्रमुख। तो राज प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है यहाँ पे? वही कोटा। तो राज प्रमुख बनाएंगे कोटा के भीम सिंह सेकेंड को। तो कोटा के भीम सिंह को, भीम सिंह सेकेंड को बना दिया राज प्रमुख। दूसरा, अब ये जो उपराज प्रमुख है दो बनाने पड़ेंगे आपको, है ना? वो इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनको तो कुछ नहीं दिया, चलो ये तो छोटी है, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, पर ये भी तो टक्कर की, बांसवाड़ा डूंगरपुर तो डेथ वारंट पे साइन कर रहे थे। हाँ, और देखो एक एक जोड़े में से एक एक चीज मिल जाएगी भाई, इनको थोड़ी ज्यादा मिल गई, इनको एक चीज मिल गई, और इनको बोले आप तुम्हें पूरा प्रधानमंत्री दे देते हैं, आधा नहीं तो शाहपुरा का पूरा प्रधानमंत्री दे दिया इनको। तो ये देखो राज प्रमुख हो गए, कोटा के भीम सिंह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट उपराज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख दो याद रखेंगे, एक उपराज प्रमुख थोड़ा सीनियर, एक उपराज प्रमुख जूनियर, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो उपराज प्रमुख में सीनियर कौन बनेगा? वरिष्ठ तो बूंदी वाला, और बूंदी का कौन था? बूंदी खाओ बहादुर की बनाई हुई, बहादुर सिंह। और कनिष्ठ कौन बनेगा भाई? कनिष्ठ ये डूंगरपुर वाला लक्ष्मण सिंह। अब ये बूंदी का तो चलो बहादुर समझ में आ गया, फिर डूंगर का भाई लक्ष्मण जी के वो तीर लगा तो काम डूंगर से पड़ा था, वहां पे जड़ी बूटियां लेके आए, तो डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह याद करना। ठीक है, अब ये बोले हमें क्या दोगे? कि तुम्हें पूरा प्रधानमंत्री देंगे। तो अब आएगा बात प्रधानमंत्री की। तो पीएम किसको बनाया गया था?
गोकुलाल असावा को। पर इनको ये कह दिया कि तुम्हें राजधानी नहीं मिलेगी, कहीं तुम शाहपुरा में बैठोगी, तुम्हें कोटा आना पड़ेगा, राजधानी में बैठना तुम्हें कोटा में ही पड़ेगा। तो गोकुलाल असावा को बनाया प्रधानमंत्री, पीएम। और साथ ही साथ आप ये याद रखेंगे कि इनको अगर पीएम आप बना रहे हैं तो राजधानी कहाँ पे रखेंगे, तो राजधानी रखेंगे कोटा में, राजधानी कोटा। बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिक नहीं लगाएंगे, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, तो बांसवाड़ा वाले को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मृत्यु पे ही साइन करवा ली, कुछ दिया विया तो है नहीं मुझे, ऐसा करके चंद्रवीर सिंह ने। डूंगरपुर वाले को बना दिया तो बांसवाड़ा नाराज हो गया, तो उसने कहा कि मेरे तो मौत पे साइन करवा ली, मुझे कुछ मिला भी नहीं। तो कौन से शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। तो अब दूसरा चरण आपको याद हो गया होगा। इमेजिन करेंगे कि दूसरे चरण को हमने से 3 टुकड़ों में बांटा था। हम जनसंख्या ये भी क्षेत्रफल भी देखते हैं, 3 टुकड़ों में बांट लिया ऐसा करके। और 3 टुकड़ों में पहले टुकड़े में कौन सा आ जाएगा? हाड़ौती का आ जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर आ जाएगा अपने वागड़ का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और तीसरे में आ जाएगा अपना शाहपुरा, टोंक और लावा। तो ये सॉरी, अगर आप ये याद कर रहे हैं तो आपके वो अपने आप याद हो जाएंगे कौन कौन से वाले, कि ठिकान जो इनके 3 प्रमुख क्षेत्र थे। तो नीमराणा पहले में आ गया, और ये बच्चे जो 2 कुशलगढ़ और लावा इनके साथ आ गए, ठीक है, याद हो जाएगा। तो किशनगढ़ आ गया और टोंक आ गया और शाहपुर आ गया। अब इनको मिलेगा क्या? तो पहले वाले में क्या मिला? तो पहला कोटा बूंदी वाला था, तो कोटा को सबसे पहला ही था, उसको राजधानी दे दी, उसी का राज प्रमुख दे दिया। कोटा के बाद में बूंदी का नाम आया तो बूंदी को दे दिया उपराज प्रमुख। और कोटा बूंदी, फिर झालावाड़ का लेना देना नहीं था भाई, वो तो छोटी रियासतें ऐसा करके। दूसरे में आए तो सबसे ऊपरी पर डूंगरपुर था, तो डूंगरपुर को उपराज प्रमुख का पद दे दिया। उपराज प्रमुख थे वो भी जूनियर कनिष्ठ, क्योंकि सीनियर उपराज प्रमुख कौन बन गए थे? बूंदी वाले बन गए थे। हाँ, बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। अब थर्ड जोड़ा कह रहा है हमें क्या दोगे शाहपुरा वाले, तो कहा कि आपको प्रधानमंत्री दे देते हैं। और प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुल लाल असावा को, शाहपुरा, ठीक है। और टोंक मुस्लिम रियासत थी, खास मिला नहीं। और फिर बांसवाड़ा नाराज हो गए तो उन्होंने क्या कहा, हम अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब इस रियासत की कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं, ये हो गया। अब देखो कुछ और फैक्ट बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या, जितनी मत्स्य संघ की जनसंख्या थी, मत्स्य संघ की कितनी जनसंख्या थी? लगभग 18 लाख थी, तो उससे लगभग दुगुना कर दो, 33-34 लाख, तो 33 लाख जनसंख्या है लगभग। हाँ, तो 33.25 लाख है, मतलब 33.25 लाख। तो याद रखना लगभग ये उसकी जस्ट दुगुनी सी है। क्षेत्रफल देखते हैं, आय तो इन्हीं की भी, उनकी भी, तीन की भी लगभग 1 इनकी 2 करोड़ है, लगभग 2 करोड़। उनकी 1.84 थी, इनकी 2 करोड़ आय। इसके बाद में क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, याद रह जाएगा। पूछता तो नहीं है क्षेत्रफल आय, एक दो बार पूछ ली तो याद कर लेना। इसकी 2 करोड़ आय है, लगभग बराबर सी है आय, क्षेत्रफल लगभग दुगुना सा है। और ये जनसंख्या, क्षेत्रफल लगभग इक्वल सा, आय लगभग बराबर सी, क्षेत्रफल लगभग, जनसंख्या लगभग दुगुनी सी, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं उस किताब से। अब मेवाड़ महाराणा आ रहे हैं, और असल में देखा जाए तो ये मेवाड़ इसके बाद में लगभग पूरा ही हो जाएगा ये। फिर तो इंटरनल चेंज करेंगे, मिलने वाले मिल जाएंगे, फिर वो उसमें मिलेगा, वो उसमें मिलेगा, वो उसमें मिलेगा। अभी देखो इसको और तरीके से भी याद करते हैं। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय, 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड में महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया।
मेवाड़ में कोई घटना हो गई, गोलीकांड की घटना। प्रजा मंडल में राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का एक उपाय सूझा, कि वरना महाराणा को लगा कि जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। ये क्वेश्चन क्या पता कभी इनडायरेक्ट अगर परीक्षा पूछे तो पूछ सकता है कि मेवाड़ के महाराणा ने किन्हें भेजा था दिल्ली विलय पत्र की शर्तों से संबंधित समझौते करने। एक तो राममूर्ति है, एक मोहन सिंह मेहता है। ये दो नाम तो याद रखेंगे, राममूर्ति और मोहन सिंह मेहता को कहा कि आप दिल्ली जाओ, शर्तें मनवा के आओ, मामला बिगड़ सकता है। अब उधर से वो रियासती विभाग जो 5 जुलाई 1947 में जो रियासती विभाग बना था, उन्होंने नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दी जाएगी। क्या आपको हम मिलाएंगे, हाँ आपको हम शामिल करवाएंगे तो आपको 10 लाख से ज्यादा प्रीवी पर्स नहीं दी जाएगी। प्रीवी पर्स उनको पेंशन होती थी। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक की, हमें 20 लाख रुपए वार्षिक की प्रीवी पर्स चाहिए। मेवाड़ के महाराणा बोन के पास बड़ा क्षेत्र था, बड़ी जनसंख्या थी, बड़ा रेवेन्यू के सिस्टम थे, और ऐसे भारत सरकार ने तय कर दिया कि भाई आपको 10 लाख रुपए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हैसियत के हिसाब से तय करेंगे, पर 10 लाख से ज्यादा नहीं करेंगे। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और 5 लाख रुपए शेष वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के साथ धार्मिक करते हुए खर्च को देना स्वीकार कर लिया। दिया 10 लाख की, वरना तो और नाराज हो जाते ना। तो कहा कि देखो मेवाड़ धार्मिक क्षेत्र रहा हुआ है, 5 लाख रुपए धार्मिक को देंगे, मतलब धर्म के वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, उदयपुर है, राजसमंद, उसमें कई सारे, तो वहां खर्च करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए भत्ता मिलेगा आपको। ये प्रीवी पर्स नहीं, ये भत्ता है, क्योंकि आप मेवाड़ के महाराणा है। उन्हें महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनना स्वीकार किया कि आप संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख रहोगे। मानेंगे नहीं हो, फिर आगे इश्यू आएगा। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं, इतनी रियायतें, क्योंकि मेवाड़ को शामिल करना था, मतलब पूरे राजस्थान को शामिल कर लेना है। फिर मेवाड़ अगर आ जाएगा तो बहुत बड़ी रियासत थी, पूरा क्षेत्र शामिल हो रहा है, क्योंकि बीच वाले लगभग ये इधर वाले हो गए थे, नीचे वाले ले थे। मेवाड़ अगर शामिल होता तो फिर मामला सेट हो जाएगा। खूब रियायत दी, मेवाड़ के महाराणा को पक्ष में कर लिया। कौन थे उस टाइम मेवाड़ के महाराणा? महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, अब देखो मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने रात की सांस ली। ओहो, बोले शर्त मान ली सर हमारे, चलो भाई बढ़िया हुआ। कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। अब देखिए क्या होता है, ये स्टोरी यहाँ इन्होंने बता दी। पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी, कि 23 मार्च को था कि मेवाड़ राज्य हो गया मिलने के लिए, कर सकते हो शामिल चाहे। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए, कि अभी एक बार रुक जाओ कि मेवाड़ की स्थिति क्लियर कर लेते हैं। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारी हो चुकी है, हमारा उद्घाटन करो। वरना कोटा वाले को था कि अगर वो आ जाएगा तो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। हाँ, तैयारी हो चुकी है। कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भी दिए जा चुके हैं, कार्ड बांटे जा चुके हैं। अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया कि हाँ भाई, और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एनवी गोडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा कर दी। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुलाल साहब को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, और हमने वो देख लिया कि उपराज प्रमुख 2 को बना ही दिया। अब देखो क्या होता आगे। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, सिग्नेचर कर दिया, तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत कर दिया। अब यहाँ प्रधानमंत्री किससे बनाई?
तो माणिक्यलाल वर्मा को, उदयपुर के। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों के प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया कि जागीरदारों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए उदयपुर आ गए। ये इंटरनल बात है ना आपस में कि किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, ये तो अपने काम के नहीं है। पर कुल मिला के होना था उद्घाटन कब, 23 मार्च को बात तो हो ही गई थी कि अब शामिल कर लेते हैं, पर वो हुआ नहीं शामिल, क्योंकि कोटा महाराव ने कहा कि हमने तैयारी कर ली है। अब कहा कि यार उदयपुर वालों ने टाइम मांगा होगा कि हम भी तैयारी करेंगे, धूमधाम से बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो ये बात कब की थी, वो तो 25 मार्च की बात थी वो तो, क्योंकि 23 मार्च को तो बात हो ही रही थी। फिर कहा कि इसके लगभग 1 महीने तक पोस्टपोन करते हैं इसको, और फिर इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया वो 18 अप्रैल 1948 को। देखो कंफ्यूज मत होना, 18 मार्च है वो मत्स्य संघ का है, फिर 25 अप्रैल हो गया, उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च जो हो गया वो हो गया अपना राजस्थान संघ वाला, और इसके लगभग महीने के बाद मान लो, तो महीने में कुछ दिन घट रहे थे, 18 अप्रैल को मेवाड़ के उद्घाटन की बात हो गई, उदयपुर आ गए। और देखो बड़ी रियासत शामिल हो रही है, खुद नेहरू जी आए थे उनका उद्घाटन करते। गोडगिल अब याद रहेगा, चाचा पटेल तो 2 का गोडगिल, चाचा खुद आ गए नेहरू जी, तो तीसरे में चाचा आ गए। अब और मजा आएगा। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी। वर्मा कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, प्रधानमंत्री। सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह के लिए। राममूर्ति कौन है? वो मोहन सिंह मेहता के साथ में राममूर्ति पहले गए थे बात करने के लिए, वही राममूर्ति है। क्या आप शपथ तो ले लो, और तुम्हें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो तुम दिल्ली जाकर रियासती विभाग से बात करो, तुम्हारा सोल्यूशन कर देंगे। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, क्योंकि वो तो रियासती विभाग से जाके मिल लिया हो। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल 11 माह रहा। इसका मतलब इस चरण का नाम क्या है? उदयपुर आ रहा है। मेवाड़ संयुक्त मेवाड़ शामिल हो रहा है, तो मेवाड़ जब शामिल होगा तो उसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा जाएगा। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में भी नहीं किया था। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा जी के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोग को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन में दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व तो निभा दिया, कि इन्होंने यूं मान के चले कि जनता के लिए खूब काम किया। समझ में आ गया बात? अब वृहद राजस्थान थोड़ी देर बाद में देखते हैं। इसका मतलब ये देखा जाएगा कि राजस्थान का जो एकीकरण है असल में इससे 2 भाग है। एक भाग में रियासतें आपस में मिलना, फिर दूसरे में ये बनी हुई रियासतें आपस में मिलना। बस तो अपने रियासतें आप मिलना वो तो काम पूरा ही कर लिया असल में। अब तीसरा चरण और लिख लेते हैं, तो ये राजस्थान संघ तो पूरा हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थान एकीकरण में तीसरे चरण का नाम क्या है? क्या नाम होगा इसका? संयुक्त मेवाड़ मिल रहा है तीसरे में, तो संयुक्त राजस्थान। अब लिखते हैं तीसरा चरण, देखिए तीसरा चरण, और नाम है इसका संयुक्त राजस्थान। और इसको बस एक ही चीज से याद रख लो कि संयुक्त मेवाड़ मिल रहा है तीसरे में, तो नाम इसका संयुक्त राजस्थान रख दिया। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान संघ तो था ही था। राजस्थान संघ में किसको मिला रहे हो आप? मेवाड़ को मिला रहे हो। ठीक, डेट देखते हैं इसकी, बहुत बढ़िया डेट 18 अप्रैल 48 हो गई। और वो तो अब चक्कर ही खत्म हो गया कि कौन शामिल हो, वो एक मेवाड़ आया बस, उद्घाटन।
चाचा जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी। और कहाँ पे किया था? सिटी पैलेस उदयपुर में, सिटी पैलेस उदयपुर। और इसकी जो राजधानी रखी, राजधानी वो उदयपुर। अब हाँ, और भोपाल सिंह को ये बोल दिया कि देखो अभी तक जो बनते आ रहे थे उनको बना देंगे, तुम्हें आजीवन राज प्रमुख रखेंगे। आगे इसमें पेज पड़ेगा जब जयपुर वाला आएगा तब किसको बनाए, क्योंकि दोनों टक्कर की रियासत आएंगी। तो ये घोषणा कर दी कि भोपाल सिंह अब कोई नया नहीं बनेगा, भोपाल सिंह आजीवन राज प्रमुख रहेंगे संयुक्त राजस्थान के, आजीवन। ठीक है, कोई उपराज प्रमुख वगैरह बनाए गए इसमें, उपराज प्रमुख। अब वो कोटा वाले कहा कि हमें क्या दोगे, हम तो राज प्रमुख बने बैठे थे, तो आपको उपराज प्रमुख बनाते हैं। तो उपराज ये भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह को, जैसे जैसे राजा आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी पदवी थोड़ी घटती जाएगी, ऊपर वाला ऊपर आता जाएगा। तो उपराज प्रमुख कितने बनाए गए इसमें? 3 उपराज प्रमुख बने, मैं ऐसा लिख देता हूं। हाँ, तो उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख यहां बनाएंगे 3, याद रखेंगे। एक तो वरिष्ठ होगा और 2 होंगे कनिष्ठ, कनिष्ठ। अब वरिष्ठ किसको बनाएंगे भाई? वरिष्ठ तो कोटा वाला ही रहेगा, तो कोटा का भीम सिंह, कोटा का भीम सिंह। और वो सेम कौन रह जाएंगे? बूंदी और डूंगरपुर वाले, बूंदी डूंगरपुर। बूंदी के बहादुर थे, बहादुर, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। चलो, तो ये अपना हो गया। अब इसकी आय वाय की जरूरत पड़ेगी क्या? संयुक्त राजस्थान, डेट हो गई, उद्घाटन हो गया, राजधानी हो गई, ये उपराज प्रमुख हो गया, पड़ेगी क्योंकि बड़ी रियासत है। अभी तक पूछी तो नहीं गई है, एक बार मत्स्य की पूछी, उसके बाद में हम सबकी डिस्कस करने लग गए। और तो क्या फैक्ट याद करना है इसको लेकर, हो गया। प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जहां राजधानी, राजधानी लिखते हैं, प्रधानमंत्री लिख लिया करो आप, पीएम माणिक्यलाल वर्मा। और ये मेवाड़ मतलब उदयपुर के थे जिन्होंने पंचड़ा गीत लिखा था, ये वही हैं, ये माणिक्यलाल वर्मा। और इससे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति, एक मोहन सिंह मेहता है जो मंत्रिमंडल में थे, राम मूर्ति है। याद कभी परीक्षा में पूछ ले कि मोहन सिंह मेहता राम मूर्ति का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो याद रखिए मोहन सिंह मेहता राम मूर्ति, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? चरण आप याद रख लेंगे, तीसरे चरण से है। और अगर प्रजामंडली पूछे तो फिर मेवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध है भाई, प्रजामंडल तो मेवाड़ से, या कौन सी रियासत से संबंध है, तो आप याद रखेंगे कि कौन से मंत्रिमंडल से इनका संबंध है, तो भी आपको याद रखना है। हाँ, याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने चरण 3। ठीक, अब चलते हैं चरण नंबर 3। चरण पूरे हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसका मतलब एक पार्ट तो पूरा हो गया। अब बेसिक देखते चलेंगे फटाफट। असल में देखा जाए तो एक ही चरण और बचा, फिर पूरा ही हो गया है। तो 3 चरण पूरे हुए। तो अब देखो, अब वृहत राजस्थान, बड़ा राजस्थान। हाँ, तो अब देखा जाए तो वृहत राजस्थान क्या होगा, कुछ रियासतें आके इसमें मिल जाएंगी। तो देखो वृहत राजस्थान का निर्माण, तो इसको आपको याद करना है। इसको पहले पढ़ते पूरा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, आपको पता ना, जिसका 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। प्रधान उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपको याद करवाया था, नेहरू जी ने करी थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 ईस्वी को
एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। डेट अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती थी। बड़ी रियासतें थी ये, और रियासती विभाग ने जो शर्तें तय करी थी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बना, उसने जो शर्तें फिक्स करी थी, ये सारी रियासतें ऐसी थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जो कि अलग रह सकती थी, राजस्थान में शामिल होने की उनको जरूरत ही नहीं थी। 3 ऑप्शन रखे थे, आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट इंडिपेंडेंट अगर कोई आपको रियासत रखनी है तो उसके लिए कुछ मापदंड, कुछ शर्तें तय करी थी। 1 करोड़ की वार्षिक आय तय करी थी और 10 लाख की उनकी जनसंख्या तय करी थी। हाँ, वीपी मेनन उस टाइम सचिव थे। तो 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख की जनसंख्या, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब संकट ये था कि उनको शामिल कैसे करें, तभी तो ये नाटक हुए थे जोधपुर वाले एरिए। अभी देखते हैं। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। मुद्दा ये, मेवाड़ वाले कहाँ जाए? एट द एंड ऑफ द डे उनको मिलना ही था इंडिया में, राजस्थान में उनको शामिल होना ही था। तो इनकी सीमाएं पाकिस्तान से लग रही, पाकिस्तान वाले खुद चाह रहे थे इनको शामिल करवा ले, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। भाई ये जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ राज्य वर्ड इनके लिए यूज किया है। तो जैसलमेर के पास इतने खुद के पास रिसोर्सेस नहीं थे कि वो थार के रेगिस्तान में वो नहर लाके बहुत सारा डेवलपमेंट कर दे। उसको रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए। अतः रियासती विभाग द्वारा इन रियासतों को वृहद राजस्थान में शामिल करना चाहता था। क्या पृथक रह नहीं पाओगे? आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप क्षेत्र का डेवलपमेंट कर दो, ट्रांसपोर्टेशन बना लो, परिवहन बना लो, टूरिज्म को डेवलप कर लो, एग्रीकल्चर को डेवलप कर लो, इंडस्ट्री डेवलप कर लो। आपके पास है ही नहीं कुछ ऐसा, तो आप शामिल हो जाओ। अब बात है दिसंबर 48 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल, अब पटेल को पहली बार चर्चा में ला रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब पटेल आएंगे तब मामला सेट होगा भाई, क्योंकि अब इन रियासतों में कॉम्प्लिकेसी ज्यादा है। प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विमर्श शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाई के रूप में रखने के इच्छुक थे, हम तो अलग रहेंगे। अंततः होता मतलब फाइनली कई बैठकों के बाद मेनन कौन थे? जो रियासती विभाग बना उसके सेक्रेटरी थे, सचिव, और उसके अध्यक्ष को बना दिया गया था पटेल, उसके अध्यक्ष थे रियासती विभाग के। और कब बना था? 5 जुलाई 1947 को। मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। मेनन ने मना लिया। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले से ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। भाषण में कहा, सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। ध्वनि कौन सी थी? करतल थी। वाह वाह, क्या बात है। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने तो 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन की एक बैठक का आयोजन किया गया। ये तो स्टोरी है, बोल बाई बोल कमेंट्री की जरूरत नहीं है, आगे फाइनल देखें क्या होगा। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दे दिया जाए। तय उन्होंने किया कि ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए। वर्मा कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ये जब तय कर रहे थे, पर अगले दिन उन्होंने इस निर्णय पर सिग्नेचर कर दिया कि हमें मंजूर है, महाराज प्रमुख का पद मिल रहा है। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार पटेल पर छोड़ दिया। अब राजधानी कहाँ बने? चलो उपराज प्रमुख, राज प्रमुख तो आपने सेटल कर लिया, और अब राजधानी कहाँ हो? राजधानी पहले तो आपने उदयपुर रख दी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पहले वाला पद खत्म हो रहा था, मत्स्य का कोई मतलब नहीं रहा था, पूरी राजस्थान का कोई मतलब नहीं रहा था। अब तो मेवाड़, उदयपुर राजधानी है। अब जयपुर शामिल हो तो राजधानी किसको बनाए? सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी सत्यनारायण राव समिति का गठन हम पढ़ते हैं। ये राजधानी के इश्यू को रिजोल्व करने के लिए था, पी सत्यनारायण राव समिति।
नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। सत्यनारायण राव समिति 3 सदस्यों से मिलकर बनी थी। अभी मेरे याद आ जाएगा तो मैं तीनों के नाम भी आपको जरूर बताऊंगा। लिख देते हैं, ये आप याद करेंगे अभी लिखें बाद में, चलो अभी लिख देते फिर भूल जाएंगे। सत्यनारायण राव समिति। तो याद करेंगे, एक विश्वनाथ विश्व में प्रसिद्ध हो गए कौन? गुप्ता, वीके गुप्ता। याद रह जाएगा। तो वीके गुप्ता विश्व। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, समिति ने जयपुर को, अब भाई समिति ने कहा कि जयपुर को राजधानी बनाओ। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उपनगरों में रखने की सलाह भी दे दी कि हाई कोर्ट कहाँ जाएगा, शिक्षा विभाग कहाँ जाएगा, कृषि खान कहाँ जाएगा, राजधानी कहाँ रहेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ जाएगा, सारा फैसला इसी ने किया था। देखो अभी याद आ जाएगा। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को क्या मिला, ये याद कर लेना। जयपुर को मिला राजधानी, हाईकोर्ट दिया जोधपुर को, शिक्षा दी बीकानेर को, खनिज और कस्टम दिया, एक्साइज दिया उदयपुर को, वन और सहकारी विभाग दिया कोटा को, और कृषि दिया भरतपुर को। ये याद रख लेंगे आप लोग। देखो राजधानी आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय आपको पता है बीकानेर में, खनिज और कस्टम एक्साइज, तो खनिज दे दिया, कस्टम और एक्साइज किसको दे दिया? उदयपुर को दे दिया, क्योंकि उधर महुड़ी शराब निकलती है तो एक्साइज का काम हो गया, एक्साइज कस्टम का। और वहाँ पे बहुत सारी खाने हैं, जावर माइंस वगैरह, इसलिए खान खनिज किसको दे दिया? उदयपुर को दे दिया। एमजी कॉलेज के पास में इसका मुख्यालय बना दिया। वन और सहकारी विभाग कोटा को दे दिया, हाँ तनसुख वाला, तलवंडी से 6 किलोमीटर दूर। सरकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर को। भरतपुर में जाट राजा रहते थे, जाट करते खेती, तो कहा कि आप कृषि वाला संभालो, और इसीलिए वहां सरसों अनुदान केंद्र भी सेवर भरतपुर में बनाया गया है, तो सेवर भरतपुर में कृषि दे दिया गया। हो गया काम। 30 मार्च 1949 को पटेल वृहद राजस्थान का विद्युत उद्घाटन कर दिया, इसलिए 30 मार्च राजस्थान दिवस है। 30 मार्च ये चौथे चरण की बात है। मनाने का निर्णय लिया गया, हीरालाल शास्त्री को वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री। हीरा है भाई, मोटी मोटी चीज थोड़ी है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया? हीरालाल को, शास्त्री को। अब माणिकलाल वर्मा सोचते होंगे यार मुझे पूछ रहे थे, बात करे थे, साइन करवा रहे थे, प्रधानमंत्री बनाया ही नहीं। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। बड़े दर्द वाली लाइन है। कितने वर्षों का राजशाही ठाठ बाट था, अब खत्म हो गया। अब आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपना सारा मामला, सारा आपको आपका गवर्नेंस करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपकी जनता को देने पड़ेंगे। आपको रूल ऑफ लॉ का पालन करना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट मानने पड़ेंगे। आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पीरियोडिक इलेक्शन में भाग लेना पड़ेगा। आप युद्ध नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, किसी को ऊंच नीच नहीं बोल सकते। आपकी खुद की फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा। खुद का रह सकता गाड़ी घोड़ा, पर यूं नहीं कि रेल चला देंगे हम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला रहेगा। बड़ी बात है। राजस्थान में राजशाही खत्म हो गई। मेवाड़ के गुहिल, जैसलमेर के बाटी, जयपुर के कछुआ और बूंदी के हाड़ा संसार का नाम आया यहाँ पे, संसार के प्राचीनतम राजवंश थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नव सर्जित पद रह गए थे। केवल
परंपरा के रूप में इनको रख दिया। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ प्रांतों के राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे। अब वहां पे तो क्योंकि मत्स्य संघ ये जब शामिल ही हो गए तो इनका तो अस्तित्व नहीं रहा, तो वहां जो राज्यपाल का पद था, इसीलिए आप जहां जहां राज्यपाल देखते थे 7वें संविधान संशोधन 56 से पहले वहां राज प्रमुख भी लिखा था उन्होंने। हालांकि आर्टिकल 361 में आज भी राज प्रमुख शब्द लिखा हुआ है 361 में, पर वो राज प्रमुख के समकक्ष कर दिया गया। और ये एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी, इसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर नहीं मिलता। यहाँ एक भी लड़ाई नहीं हुई, देख लो। मतलब ऐसे तो भाई हनुवंत सिंह ने पिस्तौल निकाल ली थी, पर ऐसा थोड़ी किसी के थप्पड़ तक नहीं लगा और पूरे राजस्थान को एक कर दिया। राजस्थान ने पूरे भारत को एक किया था उस टाइम में, तो अपन तो राजस्थान की पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी रक्तहीन क्रांति आप लिखेंगे राजस्थान के एकीकरण में, जब आपको कोई मेंस में कभी उत्तर लिखने को मिले तब कंक्लूड ऐसे करेंगे कि ऐसी रक्तहीन क्रांति इसका संसार में कहीं अन्य उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब तो हो गया पूरा। अब तो मत्स्य संघ को किसी में विलय कर देंगे, तो 4 चरण पूरे हो गए। 5वां चरण देख लो। अब 5वें चरण में क्या होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोली रियासतों को एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को एक मत्स्य संघ बनाया गया था, जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासतों के राजस्थान में मिला लिया गया। और ये 5वां जो चरण है, इसमें जो संयुक्त, इसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, इसमें केवल मत्स्य संघ और शामिल कर दिया गया। अंतिम जो 2 चरण उसमें सिरोही को मिलाया गया, तो काम पूरा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मैं वापस बता देता हूँ। अभी हमने ये देखो, ये चरण कर लिए अपन ने, सॉरी ये चरण कर लिए अपन ने, कौन से 3 चरण कर लिए ना। अब चौथा चरण देखो, चौथे चरण का नाम संयुक्त और वृहद 2 जाएंगे। तो संयुक्त चौथे चरण का नाम क्या है? देखो जो वृहद राजस्थान है, इसकी डेट क्या होगी? इसी की डेट 30 मार्च होगी, 30 मार्च 1949। अभी इसको और ट्रिक से भी याद करेंगे, चिंता मत करो, सारणी से। 30/3/1949। कितनी रियासतें थी इसमें? 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, JJJB, क्या JJJB, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ये तो थी 4 आपस में, प्लस इनको किस में मिलाया? संयुक्त राजस्थान में। कि मतलब असल में अगर पूछे आपको कि संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को मिलाया, उनके नाम बताओ, तो ये 4 रियासतें थी और इसका नाम क्या रख दिया? अब संयुक्त मिल रहा तो वृहद बन रहा है भाई। मेवाड़ संयुक्त हो रहा था तो तीसरे में मेवाड़ आ गया था, चौथे में बड़ा हो रहा तो वृहद हो रहा है, फिर 5वें में संयुक्त वृहद बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गए सारे। अब आपको मैंने बता दिया कि जयपुर के महाराजा को क्या बना दिया का? राज प्रमुख बना दिया, और मेवाड़ को महाराज प्रमुख बना दिया। राजधानी का इश्यू आपको समझा दिया कि राजधानी कहाँ रख दी हमने? जयपुर रख दी, और पी सत्यनारायण समिति बनी। उपराज प्रमुख किसको बनाए अब? तो जोधपुर के जो महाराजा थे हनुवंत सिंह, उनको क्या बनाया गया था? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। बात समझ में आ गई ना? और प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जयपुर वाले को। समझ में आ गई बात ही? हाँ, उपराज प्रमुख और वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो जोधपुर वाले को तो क्या बनाया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और राज प्रमुख कौन बन गए? उपराज प्रमुख। कोटा वाले भीम सिंह रह गए। कनिष्ठ नहीं बनाया, वो इक्वल रख दिया। वो दोनों कनिष्ठ तो पहले वाले रह गए, और उपराज प्रमुख है वो कौन? जोधपुर के और कोटा के तो उपराज प्रमुख रह गए वरिष्ठ, और कनिष्ठ 2 रह गए। कौन कौन से? बूंदी वाले और डूंगरपुर वाले। वो जो पहले थे वैसा का वैसा चलता रहा, कंफ्यूज मत हो। ऐसा कर लेते हैं।
ऐसा बन गया भाई, सबसे बड़ा ही बड़ा था महाराज प्रमुख, ठीक है। फिर महाराज प्रमुख हो गया, फिर राज प्रमुख, और फिर उपराज प्रमुख, वरिष्ठ और कनिष्ठ, ये उपराज प्रमुख है, ठीक है। तो महाराज प्रमुख किससे बनाया? मेवाड़ वाले को। राज प्रमुख किसको बनाया? जयपुर वाले को। और जो वरिष्ठ राज प्रमुख है वो कितने थे? 2। और कनिष्ठ राज प्रमुख कितने हैं? 2। तो इसका मतलब ये उपराज प्रमुख 4 हो गए, समझ में आ गया। जो यहाँ पे जोधपुर वाला है और कोटा वाला, इनको तो बनाया वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और डूंगरपुर और बूंदी वाले चलते ही आ रहे थे, डूंगरपुर और बूंदी के, इनको बनाया कनिष्ठ उप राज प्रमुख, समझ में आ गया। इनके नाम आपको ध्यान में, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे, कोटा के महाराजा भीम सिंह थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, और बूंदी के बहादुर सिंह थे, समझ में आ गया। राजधानी कहाँ रखी? जयपुर। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरा थे, हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था। ये हो गया अपना कौन सा चरण? चौथा। और उद्घाटन किसने किया? गोडगिल चाचा पटेल अंतिम है, इसके बाद कोई उद्घाटन नहीं होगा। अब ये सिटी पैलेस जो जयपुर है उसमें उद्घाटन किया, उद्घाटन और किया पटेल ने। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस मनाते हैं। हाँ, इसलिए राजस्थान रत्न पुरस्कार 30 मार्च को शुरू 2012 में दिए गए। पहली बार 6 लोगों को पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। ये एक बात अपनी पूरी हुई। अब चलते हैं हम कौन से चरण के ऊपर? 5वें चरण के ऊपर। अब ये वृहत राजस्थान है, तो 5वां चरण क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहत। तो 5वां हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। इसकी जो डेट है वो है 15 मई 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान में ऐसा कुछ, केवल जो रियासत थी इनको आपस में क्या कर दिया गया? मिलाया। तो क्या मिल गया? जो वृहद राजस्थान हम पढ़ के आए हैं, वृहद राजस्थान, वृहद, इसमें क्या मिला दिया? मत्स्य संघ मिला दिया। ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब किया? अंतिम में किया है। अंतिम मतलब ये 5वां अंतिम चरण है, फिर तो सिरोही बचेगा, समझ में आ गया ना। हाँ, तो 4 नंबर तो वृहद है और 1 नंबर मत्स्य है। ये 4 और 1 मिलकर कौन सा हो गया? 5वां चरण हो गया। अब मत्स्य भी मिला तो थोड़ा सा नाटक हुआ, क्योंकि अलवर, भरतपुर, करौली और तीनों तो मिल गई, धौलपुर नहीं मिला। तो धौलपुर को मिलाने के लिए एक शंकर राय देव समिति बनी थी, इसमें 3 सदस्य थे। तो धौलपुर को याद रखेंगे, धौलपुर को मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था शंकर राव देव समिति। और इस समिति में 3 सदस्य थे। देखिए, एक तुक्का ये भी मार दो, जो लगभग समिति में 3 ही सदस्य थे, चाहे तो फजल अली आयोग बने, चाहे जीवीपी कमेटी बने, चाहे शंकर देव राय समिति बने, चाहे सत्यनारायण राव समिति बने, इसमें 3 ही है लगभग। तो ये जो शंकर राव देव समिति है, ये क्यों बनी थी? धौलपुर के विलय के लिए। धौलपुर का जो विलय हुआ था जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था, जनमत संग्रह, रेफरेंडम के आधार पर। शंकर राव देव समिति का संबंध किससे? देखो, सत्यनारायण और शंकर राव में कंफ्यूज मत होना। सत्यनारायण राव समिति का संबंध था वो कैपिटल कहाँ पे बनानी है, फॉरेस्ट किसको देना है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ किसको देना है ना, और एजुकेशन किसको देना है, एग्रीकल्चर किसको देना है, ये।
और ये जो समिति है शंकर राव देव समिति, इसका संबंध था धौलपुर का विलय करना और वो जनमत समग्र के आधार पर किया गया था। इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम आर के सिद्धावर, एक का प्रभु दयाल। और सत्यनारायण समिति में कितने सदस्य थे? 3। एक का नाम था गुप्ता, एक विश्वनाथ और एक खुद सत्यनारायण राव। अब हो गया ये अपना कौन सा चरण? 5वां। अब चलते छठे चरण की तरफ। और पीएम कौन थे? वही हीरालाल। अब बदलेंगे नहीं, ना प्रधानमंत्री बदलेंगे, ना राज प्रमुख बदलेंगे, ना उपराज प्रमुख बदलेंगे। 7वें में चेंज हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे। हाँ, तो अब छठा चरण ले लेते हैं। छठा चरण में कुछ नहीं भाई, ये जो पूरा था उसमें किसको मिल, छठे चरण की डेट है अपने 26 जनवरी 1950। नाम क्या रखा गया इसका? नाम तो कुछ नहीं, छठा चरण तो छठा चरण ही है। राजस्थान हो गया और 7वां वर्तमान राजस्थान। इसमें किसको शामिल किया गया? सिरोही का संबंध कौन से चरण से है? छठे चरण से। एक बार इसकी कहानी पढ़ते हैं, ये भी देख लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे कि मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं मत्स्य संघ का विलय कैसे करेंगे। और मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ था? 5वें में होता, क्योंकि मत्स्य संघ पहला था, पहले में चौथा मिला तो 5वां बन जाएगा, और वैसे ही 5वां ही होता है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को एक मत्स्य संघ बना के छोड़ दिया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल ही गई, तो फिर इन छोटी रियासतों का मत्स्य संघ का कोई अलग इकाई के रूप में रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इन रियासतों को भी वृहद राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर शंकर देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम शास्त्री को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। कोई इतनी बात नहीं है कि इनको शामिल कर लिया गया। अब सिरोही का प्रश्न, ये बड़ा मुद्दा है, ये उलझाट वाला क्वेश्चन था। भारत में 2 ही उलझाट वाले इश्यू रहे हुए। एक तो जब 1963 में जब महाराष्ट्र की बात चल रही थी, बॉम्बे प्रांत की, तो बॉम्बे प्रांत में मुंबई किसको जाए, महाराष्ट्र को जाए, गुजरात को जाए, इसको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि मुंबई कौन छोड़े। अब ऐसा ही सिरोही का था, सिरोही को कौन छोड़े? गुजरात वाले कह रहे हैं कि हम ले जाएं, और हाँ, और राजस्थान वाले चाह रहे हैं हम रखें। सरदार पटेल चूंकि गुजरात के थे तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव गुजरात की तरफ होगा ही, तब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सिरोही को मुंबई वाले कह रहे हैं हम ले जाएं, अभी देखते हैं। सिरोही का पर्सन, गुजरात के नेता सिरोही स्थित माउंट आबू के सैलानी केंद्र को गुजरात का बनाना चाहते थे। गुजरात में शराब बंद है और माउंट आबू में शराब खुली, ऐसा सोच रहे थे, तो इधर आके फिर हम बढ़िया पार्टी करें। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। क्यों था? क्योंकि सारा गुजरात वाला वहाँ डोमिनेंस था। अतः जनता के विरोध के बावजूद रियासती विभाग ने नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर ही दिया। जनता हाय हाय कर रही है, मैं राजस्थान में रहना है, वो जबरदस्ती उनको सिरोही को किस में मिला दिया? गुजरात में। वरना तो चरण 6 ही पढ़ते अपन, और 6 की क्या जरूरत थी कि अब तक 5 में ही नहीं पड़ जाता अगर ये ऐसा मामला नहीं होता तो। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में ही मिला दिया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला कर ही लिया था, तो देखो वहीं नहीं पड़ जाता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांत सभा के मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के तार का मतलब टेलीग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवसंभव, मतलब असेंशियल हो गया, अनिवार्य हो गया। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित नेहरू से मिला भी, क्योंकि नेहरू जी आए थे ना उद्घाटन करने, और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। सर हम
राजस्थान में रहना चाहते हैं। नेहरू ने इस संबंध में पटेल से बातचीत की कि क्या करें, पटेल क्या बोलेंगे, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही को गुजरात में शामिल कि ठीक है, बोलेंगे हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए कि ले लो यार, उनका जो ये हाथल गांव पूछ सकता है उनका जन्म स्थान कि ये गांव राजस्थान में रख देते हैं, हाँ, और बाकी आप गुजरात में शामिल कर देते हैं। चलो, इस निर्णय के फलस्वरूप अब देखो सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ठीक, हाँ, ये आंदोलन तब समाप्त हो जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक अजमेर का प्रश्न और है, देखो इसको भी साथ ही पढ़ ले, फिर चरणों की एक लिस्ट और देख लेंगे, आप चिंता मत करो कि चरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टेबल से। हाँ, और अजमेर वाला अंतिम चरण है, इसमें आबू देलवाड़ा का क्षेत्र मिला देंगे, ये अजमेर मेरवाड़ा मिल जाएगा, तो 7वां अजमेर वाला चरण हो गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव ये मांग रही कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो जाए। ये वृहद राजस्थान में मिलाने की सारी बात कर रहे हैं। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व तो इस पक्ष में नहीं रहा। 52 में आम चुनाव के बाद हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। हाँ, अब तो वहां का नेतृत्व दलील देने लग गया कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। अजमेर को खुद राज्य रख दो, राजस्थान में अजमेर राज्य, राजस्थान राज्य में अजमेर राज्य। ठीक है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं की इस तरह को स्वीकार ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो यार, और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना ही चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 56 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिल गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया 48 में शुरू हुई थी 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गई। कितना टाइम लग गया भाई? 8 वर्ष और लगभग 8 साल के आसपास लग गया। 8 साल और 15 महीने, 1 महीने 15 दिन कितने लगे? लगभग 8 साल का पीरियड अपने को लग गया है। ठीक है, एग्जैक्टली निकाल के बताएं क्या? ये टेबल अपने और याद कर लेते हैं। ठीक है, सातों के सातों चरण की टेबल। ठीक, चलो एक सारणी देख लेते हैं, उससे अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें अपना पूरा एकीकरण अच्छे तरीके से याद हो जाएगा अपने को। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 की डेट है। ये गोडगिल, तो ये गोडगिल है। क्षेत्र कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना। याद रह जाएगा। राजधानी अलवर को रखा। ठीक, संवैधानिक प्रमुख बनाया धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को। प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत को। और के मुंशी ने सुझाव दिया किसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय आपको याद है। द्वितीय चरण 25 मार्च 48 को उद्घाटन बीएन गोडगिल। ये कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, लावा, कुशलगढ़ आपको पता लग गया। राजधानी कोटा। संवैधानिक प्रमुख कोटा महाराज भीम सिंह सेकेंड। ये भीम सिंह और भीम सिंह सेकेंड दो आते हैं, वहां आप गड़बड़ करके आते हो। किसको भरोगे? यस, और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। तीसरा चरण
तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 नेहरू जी को बुलाया कि आप आओ, बड़ा मामला उद्घाटन करने। राजस्थान संघ में क्या मिल गया? मेवाड़ मिल गया। राजधानी उदयपुर और राज प्रमुख गोपाल सिंह को और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री। अब चौथा चरण आएगा, वो वृहद राजस्थान हो जाएगा। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को चौथा राजस्थान दिवस। उद्घाटन किसको बुलाया? बहुत बड़ा मामला है, पटेल को बुलाया। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, JJJB को शामिल कर लिया। राजधानी जयपुर को रखा गया। प्रमुख महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख और भोपाल सिंह उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, और राजस्थान का विलयकांड 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। और उपराज प्रमुख आपको पता लगी गया, एक राज प्रमुख का बता दिया और एक आपको महाराज प्रमुख का बता दिया। पांचवा चरण है वो 15 मई को हुआ और इसमें जो वृहद राजस्थान है उसमें मत्स्य संघ शामिल हो गया, 4 में एक शामिल हो गया, तो राजधानी जयपुर, बाकी सारा सेम रह गया। फिर ये पांचवा चरण है, पांचवा चरण हो गया। फिर छठा चरण, इसमें सिरोही की बात आ गई, आबू देलवाड़ों को छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम रह गई। और जो सातवां चरण है 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा तहसील अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया और सुनील टप्पा का राजस्थान में विलय कर दिया, MP वाला क्षेत्र। बाकी सारी चीजें सेम रह गई। और राज्यपाल किसको बना दिया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया को। फिर यहाँ से तो कंटिन्यू होने लग गए और फजल अली आयोग की सिफारिश के तहत इसका कर दिया गया। अपन ने मोटा मोटी क्या कंप्लीट क्या देख लिया? राजस्थान का एकीकरण। अब जो PYQs हैं राजस्थान के एकीकरण से आए सारे सारे, अगली क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। 2011 से आए हुए 2024 तक की सारी परीक्षाओं के मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।